सत्यमेव जयते। 2022-23 सेशन के क्लास 12 के वीडियो जो है मैंने सैम्पल पेपर पहले बना दिया था और अब मैं चैप्टर 1 जो है वहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। थोड़ा समय कम है, मुझे कुछ पारिवारिक कारणों से समय पहले नहीं मिल पा रहा था और जो है कहीं मैं व्यस्त था। तबीयत भी लगातार खराब रह रही थी, लेकिन बच्चों का रिक्वेस्ट है तो मैं अब शुरू कर रहा हूँ। तो चैप्टर 1 से स्टार्ट करता हूँ क्योंकि कुछ मैंने जो जैसे बनाया हुआ है स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन, वो बहुत अच्छे से पहले बनाया हुआ, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। ट्रेनिंग मेथड्स भी बहुत अच्छे से मैंने बनाया हुआ है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और जिसका इसका सिलेबस ज़्यादा चेंज हुआ है, जैसे कुछ हट गया है तो वो तो कोई बात नहीं, आप वीडियो पूरा देखिए, उसमें से जो नहीं काम का वो आप एक्स्ट्रा सुन भी लेंगे तो कोई बात नहीं। लेकिन जिसका इसका सिलेबस चेंज है ज़्यादा, उसका मैं फिर से बना रहा हूँ। जैसे चैप्टर 1 जरूरी है, चैप्टर 1 में सिलेबस चेंज हुआ है, लास्ट का पार्ट जो फिक्चर है वो तो रह गया, लेकिन फिक्चर में मैं चाहता हूँ थोड़ा सा बता दूंगा आज। और 3 पार्ट में है। पहला आपका मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट्स। सबसे पहले तो मैनेजमेंट क्या है? तो मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस इन विच वी यूज ऑल द रिसोर्सेज in such a way that it help to achieve goal of a team or organization or person। या तो पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन है या ऑर्गेनाइजेशन है, एसोसिएशन है, कुछ भी है, अगर उसका मैनेजमेंट अगर पार्ट है तो मैनेजमेंट पार्ट क्या है? जो रिसोर्स है आपके उपलब्ध है। रिसोर्सेज यहाँ ह्यूमन बींग सबसे बड़े रिसोर्स है, उसका ऐसा यूज जो कि आपके गोल को अचीव करने में मदद करे, यही मैनेजमेंट है। फंक्शन ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट में हम लोग पढ़ते थे बीपीएड के टाइम में पोस्ट कॉर्ब। अब पोस्ट कॉर्ब ही है यहाँ भी, लेकिन बी यानी बजटिंग हटा दिया है, क्योंकि बजटिंग शायद कॉमर्स का पार्ट समझते हुए, लेकिन कॉमर्स में बीएसटी पढ़िए तो मैनेजमेंट में यही आपको पढ़ना है। फर्स्ट है प्लानिंग। प्लानिंग क्या है? तो जैसे अभी मुझे ये वीडियो बनाना था तो मैंने क्या किया है, अपने लिए ही, आपको शायद हो सकता बहुत अच्छा दिख भी नहीं रहा हो, अपने लिए ही मैंने सिलेबस को रख लिया है कि ज़्यादा बाहर नहीं जाऊँ, मैं सिलेबस से स्टिक रहूँ, तो इसलिए मैंने पीछे लिख लिया कि क्या क्या हम लोग को बताना है। क्योंकि क्या होता है, ज़्यादा डिफरेंट बुक्स पढ़ लेने के बाद आदमी कहीं से कहीं पहुँचने लगता है, तो उसके लिए एक यहाँ लिख दिया। तो अब प्लानिंग मैंने किया, यानी थिंक इन एडवांस। तो प्लानिंग सिंपल वे में आप लिख सकते हैं, प्लानिंग इज टू थिंक इन एडवांस व्हाट टू डू, क्या करना है। सबसे पहले आपके दिमाग में क्या करना है, तब सेकंड क्वेश्चन आता है व्हाई टू डू, क्यों करना है। तो एडवांस सोचना, व्हाट टू डू, व्हाई टू डू। अब हो गया कि ये दोनों क्लियर हो गया, तो व्हेन टू डू, कब करना है। अब कब करना भी हो गया, तो कौन अकेले करने लायक है या कुछ लोगों को इन्वॉल्व करना है। तो यहाँ पर चूंकि हम लोग टीम वर्क पढ़ रहे हैं, क्योंकि मैनेजमेंट कभी भी अकेला नहीं होता है, किसी ग्रुप के साथ होता है, टीम के साथ होता है। तो बाय होम इट विल बी डन, किसके द्वारा क्या काम होगा, अकॉम्प्लिश कौन उसके लिए ज्यादा उचित है। तो ये सारा चीज एडवांस में सोचना ही प्लानिंग है। ऐसे अगर डिफाइंड प्लानिंग अगर आ गया क्वेश्चन, जैसा कि पहले कभी एक दो बार आ चुका है, तो आपको छोटा डिफरेंशियल बता रहा हूं, एलएन, ALLEN एलएन। तो इसको आपको कल्पना ऐसे करना है, एलेन मतलब एक आदमी लिया हुआ है, क्या लिया है, तो जाल लिया हुआ है, ट्रैप, TRAP, ट्रैप मीन्स जाल एक लिया हुआ है। आपने उससे पूछा, उस आदमी से, एलेन जो आदमी लिया हुआ है ट्रैप, उससे पूछा कि ये ट्रैप क्यों लिए हो, जाल क्यों लिए हो। बोले हम भविष्य को फंसाना चाहते हैं, फ्यूचर को फंसाना चाहते हैं इसमें। तो आप हंसते हैं कि भविष्य को कोई फंसा नहीं सकता, लेकिन प्लानिंग इसी तरह है। प्लानिंग हम लोग भविष्य के लिए करते हैं, जबकि भविष्य अनिश्चित है, लेकिन 90% टाइम ये सक्सेसफुल होता है प्लानिंग। 10% में क्या होता है, सर्कमस्टांसेस चेंज हो जाते हैं, यानी परिस्थितियां बदल जाती हैं, तो फिर गड़बड़ा भी जाता प्लानिंग। लेकिन 90% टाइम जो सफल होता है, इसलिए लोग प्लानिंग करते हैं। तो एलन का डिफिनेशन है, ए प्लान इज ए ट्रैप, ए प्लान इज ए ट्रैप लेड टू कैप्चर द फ्यूचर। एक प्लान एक ट्रैप है जिसको बिछाया जाता है, लेड टू, LAID, लेड टू कैप्चर द फ्यूचर। ए प्लान इज ए ट्रैप लेड टू कैप्चर द फ्यूचर, याद रखिएगा, एलन, ALLEN, ए प्लान इज ए ट्रैप लेड टू कैप्चर द फ्यूचर। तो कोई जरूरी नहीं, लेकिन प्लानिंग का डिफिनेशन आ जाता है, बाकी सबका तो नहीं, लेकिन प्लानिंग का डिफिनेशन पहले भी आया, इसलिए उन्होंने बता दिया। ऑर्गेनाइजिंग क्या है, फर्स्ट कॉर्ब है, देखिए, P से प्लानिंग, O से ऑर्गेनाइजिंग, S से स्टाफिंग, D से डायरेक्टिंग, CO से
कंट्रोलिंग है, लेकिन मैं कहता हूँ कंट्रोलिंग से ज़्यादा जरूरी है कोऑर्डिनेटिंग है। लेकिन कंट्रोलिंग में क्या होता है कि लोग को कंट्रोल में रखना, किसको क्या करना है उसका एक आदेश भी पारित करना जरूरी होता है। कोई ना कोई एक लीड नहीं करेगा, जिससे कंट्रोल में लोग नहीं रहेंगे तो कोई भी संस्था बिखर सकती है। तो इसलिए कंट्रोलिंग, तो प्लानिंग पहला। सेकंड, ऑर्गेनाइजिंग, किसी भी चीज को ऑर्गेनाइज करना। ऑर्गेनाइज करना मतलब कि टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करते हैं हम लोग, कुछ भी ऑर्गेनाइज करते हैं तो लोगों को व्यवस्थित करना। ऑर्गेनाइज मतलब यहाँ व्यवस्थित करना, सिस्टम में रखना, टू कीप द थिंग्स इन सिस्टम। ऑर्गेनाइजिंग मीन्स टू कीप द थिंग्स इन सिस्टम, सिस्टमैटिक, एंड यूज द थिंग सिस्टमेटिकली। स्टाफिंग मतलब वो जो मैंने कहा था किसको क्या करना वो बांटना, दैट इज स्टाफिंग, ये बहुत महत्वपूर्ण है। डायरेक्टिंग, जो भी डायरेक्शन देना है कि किसको क्या कैसे करना है वो है डायरेक्टिंग। कंट्रोलिंग, उस डायरेक्शन के बाद कंट्रोल नहीं है तो लोग डायरेक्शन में आपके आएंगे नहीं। तो आपको थोड़ा थोड़ा इसके बारे में जाना, दो दो लाइन जानना, और अगर एक साथ आ गया 5 मार्क्स का तो आपको सबको टच कर देना है, पांचों को। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, सबको एक साथ कंपाइल करके थोड़ा थोड़ा सबके बारे में लिख देना है। वेरियस कमिटीज एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। वेरियस कमिटीज जो है आपके किस चीज का है, तो जैसे मान लीजिए हम स्पोर्टिंग इवेंट है, यहाँ पे स्पोर्टिंग इवेंट है, स्पोर्टिंग इवेंट कोई हो रहा है तो क्या क्या कमिटी बन सकती है। तो मैं बच्चों को याद कराने के हिसाब से बोलता हूँ कि जैसे हम लोग सब बैठ गए और एक प्लान करते हैं टूर्नामेंट कराने का, तो सबसे पहले क्या जरूरी है, लोग बोलते हैं कि सबसे पहले तो टीम जरूरी है, बोले तो आ गया बैठ गया। अब क्या जरूरी है, बोले कि जज्बा कराने का, बोले नहीं, जज्बा है तभी तो बैठे हम लोग। सबसे पहले जरूरी है ये मनी, यानी कि फाइनेंस कमेटी। तो सबसे पहले तो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के हेड होते हैं, कोई भी चेयरपर्सन सबकी सर्वसम्मति से नियुक्त कर दिए जाते हैं। तो चेयरपर्सन या डायरेक्टर, जो भी आप ले दीजिए, चेयरपर्सन ऑब्लिक डायरेक्टर ऑब्लिक प्रिंसिपल भी लिख सकते हो, क्योंकि स्कूल के स्पोर्टिंग इवेंट है तो उनको हेड मान के चलेंगे हम लोग। तो ये स्लैश में आप लिख दीजिएगा एक साथ कि चेयरपर्सन या फिर डायरेक्टर या फिर वो, उसके नीचे क्या आएगा, तो फाइनेंस कमेटी। अब देखिए सारी कमेटी और कमेटी का थोड़ा थोड़ा क्या उसका फंक्शन है, यही पूरा का पूरा आपके सिलेबस में है। फाइनेंस कमेटी का मेन काम है सारे फाइनेंशियल जो ट्रांजेक्शन है उसको कंट्रोल करना, और फाइनेंस पैसा कहाँ से आएगा, फ्रॉम वेयर वी विल गेन द फंड एंड हाउ वी विल स्पेंड इट, कहाँ कहाँ स्पेंड करेंगे, कहाँ से फंड आ रहा है, ये सारा फाइनेंस कमेटी। अब चलिए फाइनेंस की बात हो गई कि किसी ने कहा कि अरे मैं दे दूंगा इतना, अरे यहाँ से आ जाएगा, वो चंदा ऐसा आ जाएगा वैसा हो जाएगा, बात हो गया। बोले हाँ तो कितना में टूर्नामेंट कराना है, तो 4 लाख में हमारा टूर्नामेंट हो जाएगा। अब सब चीज तो ये हो गया। अब जैसे टूर्नामेंट का फंडिंग का हो गया तो सबका जोश आ गया, तो नेक्स्ट क्या होगा कि टूर्नामेंट कराएंगे और कोई आएगा नहीं देखने के लिए या खेलने के लिए, ज्यादा टीम नहीं आएगी तो फिर क्या मतलब है, क्योंकि टूर्नामेंट क्या है, प्रोपेगेंडा ऑफ स्पोर्ट्स, यानी स्पोर्ट्स को फैलाने का एक माध्यम है। स्पोर्ट्स एक हेल्दी जो है इंटरटेनमेंट है, जिसको देखने में थोड़ा मजा आता है और इसमें कोई नुकसान भी नहीं रहता। तो फिर एक हेल्दी इंटरटेनमेंट है, आंखों को मजा आता है देखने में, आदमी इंस्पायर्ड होता है फिट होने के लिए। तो प्रोपेगेंडा स्पोर्ट्स के लिए अब सेकंड कमेटी बनती है एडवर्टाइजमेंट कमेटी। ये एडवर्टाइजमेंट करती है कि टूर्नामेंट हो रहा है, आपको ऐसे करना है, न्यूज़पेपर्स में निकालती है, पम्पलेट चिपकाती है चारों, जिस माध्यम से सोशल मीडिया के माध्यम से या टेलीफोन करके भी कि भाई हम टूर्नामेंट करा रहे हैं, ऐसे कॉल करके लोगों को, मैसेज करके लोगों को। तो ये एडवर्टाइजमेंट कमेटी हो गई। तो आप 2-4 लाइन इसका लिख दीजिएगा। एडवर्टाइजमेंट कमेटी का बेसिक काम है टू एडवर्टाइज अबाउट द टूर्नामेंट, टू गिव इन्फॉर्मेशंस टू द ऑल द कंसर्न्स अबाउट। अब नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट तो हो गया, लेकिन टीम जो खेलने आती है और जो गेस्ट आपके आते हैं वो उनको इनविटेशन देना पड़ता है, वरना वो ऐसे नहीं आते हैं। जो भी टीमें आती हैं उनको भी आपको बकायदा जाके उनके मैनेजर, उनके कोच से बात करना होता है, उनके अथॉरिटी जो भी हो। स्कूल टीम्स हैं तो स्कूल के अथॉरिटी से आपको मेल के थ्रू, कॉल के थ्रू बात करना पड़ता है। तो इन्विटेशन कमेटी है जो कि गेस्ट को भी इनवाइट करती है, तो इन्विटेशन कमेटी है। अब सब कुछ हो गया, आपने फाइनेंस कर लिया, आपने खर्च किया, एडवर्टाइजमेंट कर दिया, इन्विटेशन दे दिया। अब फिक्स डेट पर लोग आने शुरू होते हैं। तो टीमें जो होती हैं, जो टूर्नामेंट्स होता है, कोई बस स्टैंड पे आके पूछता है आपका कहाँ है, कोई रेलवे स्टेशन पे, और जब बड़ा टूर्नामेंट होता है तो कोई एयरपोर्ट पर।
तो वहां पर आपके कंसर्न आदमी खड़े रहते हैं उनको ले आने के लिए, कहीं होटल में रुकाना तो उनको वहां ले जाने के लिए, फिर वहां से वेन्यू पर ले आने के लिए, जहां भी आपकी व्यवस्था होती खिलाने की। तो वो जो सारा काम करते हैं वो काम शुरू हो गया अब, क्योंकि वो टीमें वहां तक आ गई हैं। तो अब है ट्रांसपोर्ट कमेटी। ट्रांसपोर्टेशन के बाद वो लेके आते हैं वेन्यू पर, तो एक बार आपका वेलकम जरूर करते हैं सबको। तो वहां पर एक रिसेप्शन कमेटी होती है जो उनके कागज की जांच करती है कि हाँ भाई वही लोग हैं जिनको हम बुलाए थे, और उनका एक एंट्री कर देते कि ये समय ऐसे ऐसे पहुंचे, उनका आने का ये जो है टाइमिंग था, और ये कब रिटर्न हो रहे हैं, ताकि उसके अनुसार व्यवस्था टूर्नामेंट की जा सके। तो ये सारा कुछ रिसेप्शन कमेटी करती है। अब रिसेप्शन कमेटी रिसीव होने के बाद वहां पर एक कमेटी बैठे रहती रिसेप्शन के साथ ही, उसकी या उसके वॉलंटियर बैठे रहते हैं जो कोऑर्डिनेट करते हैं, वो है बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमेटी। अब देखिए आप टूर्नामेंट मन ही मन करा रहे हैं, वो आ भी गए। अब यहाँ पर बोर्डिंग लॉजिंग कमेटी को बोला जाता है कि इनको फलाना 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 जगह ले जाना है, बहुत बड़ा टूर्नामेंट है तो फिर से ट्रांसपोर्ट करके ले जाना है, और नहीं तो जहाँ वेन्यू है वहीं पर रुकने का इंतजाम होता है। 90% जो स्कूल टूर्नामेंट होते हैं उनका वहीं का वहीं इंतजाम होता है। तो स्कूल में ही फिर बोर्डिंग लॉजिंग वाले ले गए कि ये रूम आपका है, वहाँ पर वो उनका इंतजाम हो गया। बोर्डिंग लॉजिंग जैसे ही वहाँ ले जाते हैं, अधिकतर लोग जो थके रहते हैं और कहीं कहीं से आए रहते हैं बाहर बाहर से, उनको भूख लगी रहती है, फिर तो टी एंड स्नैक्स आते ही मिल जाता है उनको। उसके बाद उनके फूडिंग का इंतजाम होता है। तो बोर्डिंग लॉजिंग के साथ अब फूडिंग कमेटी, फूडिंग कमेटी जो है वो खाना पीना का इंतजाम करती है। फूडिंग या रिफ्रेशमेंट जुड़ा रहता है। तो रिफ्रेशमेंट एंड फूडिंग कमेटी, जो रिफ्रेशमेंट के लिए कुछ चाय नाश्ता देना है और फूड का देना है, उसका एक अलग कमेटी है। जैसे ही खा पी लेते हैं सबके दिमाग में आता है कि चलो भाई देखते हैं कोर्ट वोट कैसा है, कहाँ मैच हो रहा है। तो अब आ गया ग्राउंड से इक्विपमेंट कमेटी। ये ग्राउंड के का देखभाल करती है, ग्राउंड का मेंटेनेंस देखती है, और इक्विपमेंट्स ठीक ठाक आया है, सब चीज इक्विपमेंट्स पहले से मौजूद है उसका। तो ग्राउंड्स एंड इक्विपमेंट कमेटी जो है वहाँ होती है। जब लोग देख लेते हैं तो होता है कब से मैच शुरू है, भाई कल से शुरू है, चलो जल्दी खा पी के सो जाओ, कल से मैच शुरू है। लेकिन मैच कभी भी डायरेक्ट शुरू नहीं होता है, ओपनिंग सेरेमनी होती है। तो एक ओपनिंग सेरेमनी कमेटी होती है। ओपनिंग सेरेमनी कमेटी जो है वो डांस वांस सब, रिक्रिएशन कमेटी एक जगह अलग भी कर दिया जाता है, शाम में लोग कैंप फायर लगाना, ये सब काम उनका रहता है। तो क्योंकि स्पोर्ट्स के साथ कल्चर भी जुड़ा हुआ है। बहुत कम लोग जानते हैं कि जो ओलंपिक होता है उस ओलंपिक में भी कुछ अवार्ड्स होते हैं, पेंटिंग का और म्यूजिक का भी, और शुरुआत से ये साथ चला आ रहा है। तो ये भी एक स्पोर्ट्स का इंटीग्रल पार्ट है। प्लेयर जो है स्ट्रेस में आ जाते हैं बहुत ज़्यादा, मैच स्ट्रेसफुल खेल के, तो शाम के समय रिफ्रेशमेंट के लिए उनके लिए कैंप फायर होता है, नाच गाना वहाँ होता है। तो उसकी एक अलग कमेटी बनी रहती है। तो दोनों जुड़ा हुआ है, ओपनिंग सेरेमनी कमेटी और रिक्रिएशन कमेटी, इसको या म्यूजिकल कमेटी इसको कह सकते हैं, लेकिन अलग बुक में अलग अलग है। तो आप ऐसा लिखिएगा ओपनिंग सेरेमनी कमेटी, बस इतना भी काफ़ी है। मैं बहुत ज़्यादा कमेटी बता रहा हूँ, उतना ज़्यादा लिख भी नहीं पाइएगा। अब ओपनिंग सेरेमनी कमेटी ने कर दिया और वहाँ अनाउंसमेंट किया गेस्ट ने, चीफ गेस्ट ने, कि नाउ आई डिक्लेयर दिस मीट ओपन, और टूर्नामेंट शुरू हो गया। तो उसी दौरान क्या होता है, बीच बीच में अनाउंसमेंट होते रहता है, रात ही में फिक्सचर बन जाता है कि मैच का क्या शेड्यूल रहेगा। तो उसकी भी एक अलग कमेटी होती है, ऑफिशियल कमेटी। ऑफिशियल कमेटी जो होती है, ऑफिशिएटिंग कमेटी, वही रात में फिक्सचर बना देती है। तो फिक्सचर सबके पास पहले से रहता है, उसका पहला मैच अनाउंस हो जाता है, और जैसे ही हो जाता है तो ऑफिशिएटिंग कमेटी जो है उसके ऑफिशियल्स जो है, लाइनमैन, बॉल बॉय, जितने लोग होते हैं, हर गेम का अलग अलग तरह का ऑफिशियल होता है, वो लोग मैच शुरू करवा देते हैं। तो ऑफिशियल कमेटी मैच शुरू कर दी। अब मैच शुरू कर दी तो मैच अगर अच्छा हो रहा है और लोग जोश से खेलेंगे तो चोट लगने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि जब आप एफर्ट ज़्यादा देते हैं जीतने के लिए, तो आप बॉल दूर है तो भी डाइव ले लेते हैं और रिस्क लेते हैं। फिर आप जीतने के लिए तो रिस्क लेते हैं, तो वहाँ चोट लगती है। तो एक फर्स्ट एड कमेटी रहती है, और फर्स्ट एड कमेटी के साथ साथ मैच के सारे सिचुएशन को रोमांचक बनाने के लिए और अच्छे से पब्लिक तक पहुंचाने के लिए अनाउंसमेंट कमेटी होती है, जो अनाउंसमेंट करते रहते हैं कि फर्स्ट फलाना को चोट लग गया, फर्स्ट एड आ जाइए, वहाँ पर जो इस ग्राउंड में ये व्यवस्था नहीं है, अभी मैच बहुत अच्छे चल रहा है और आप देख रहे हैं कि ये टीम ऐसा खेल रही है, अगला मैच चल तैयार रहे। तो ये एक अनाउंसमेंट कमेटी साथ में काम करते रहती है। इसके साथ साथ जो है फर्स्ट एड कमेटी साथ लगी रहती है, और सारा टूर्नामेंट ठीक से चल रहा है, ग्राउंड इक्विपमेंट देख रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। और अब अचानक में जो है
धीरे धीरे टूर्नामेंट्स खत्म हो रहा है, कोई कोई टीमें हार रही हैं, तो उनको सर्टिफिकेट देना है। तो सर्टिफिकेट की एक कमेटी अलग बनी रहती है जो कि प्राइज एंड सर्टिफिकेट्स देती है। तो प्राइज एंड सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन कमेटी, वो उनका काम है, वो साथ साथ चलते रहता है। टूर्नामेंट चल रहा है, इधर जो जो टीमें हार रही हैं जा रही हैं और धीरे धीरे फाइनल पे पहुंचे। तो जिस तरह ओपनिंग सेरेमनी कमेटी था, वो इसी तरह क्लोजिंग सेरेमनी कमेटी होता है। और इस तरह से पूरा का पूरा टूर्नामेंट एक सीक्वेंस में, एक टीम वर्क में पूरा हो जाता है। तो ये पूरा का पूरा है वेरियस कमिटीज एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इसी में कहीं कहीं कुछ कमेटी अलग कहीं कहीं जोड़ दिया है। तो आपको जो है इसको सिलेबस में लिखा हुआ है प्री ड्यूरिंग पोस्ट। तो आपको दिमाग लगाना है कि टूर्नामेंट शुरू होने से पहले क्या क्या कर रहे थे हम लोग। तो फाइनेंस वाला तो सब समय काम करता, तो वहां भी डाल दीजिए। ट्रांसपोर्टेशन वाला शुरू से काम कर रहा, वहां प्री में डाल दीजिए। उसको ड्यूरिंग में भी डाल सकते हैं, लेकिन प्री में उसको डालना है। लेकिन आप प्री में फर्स्ट एड कमेटी नहीं डाल सकते प्री में, क्योंकि उसका वहां कुछ काम नहीं था। अनाउंसमेंट को नहीं डाल सकते, वहां उसका कुछ काम नहीं था। एडवर्टाइजमेंट कमेटी को वहां डाल सकते, इन्विटेशन कमेटी को वहां डाल सकते। तो प्री अपना दिमाग लगा के डाल दीजिएगा। ड्यूरिंग में आपको फर्स्ट एड डालना है, ड्यूरिंग में आपको जो है फूडिंग एंड लॉजिंग डालना है, ड्यूरिंग में आपको जो है अनाउंसमेंट डालना है, ड्यूरिंग में ऑफिशिएटिंग डालना है, ड्यूरिंग में स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, फील्ड एंड इक्विपमेंट कमेटी डालना है, तो ड्यूरिंग में है। पोस्ट में क्या होता है, तो ट्रांसपोर्टेशन पोस्ट में भी होता है, क्योंकि खेलने के बाद सबको फिर मैच के बाद फिर पहुंचाना, जहाँ जहाँ से जैसे ले आए थे वहाँ वहाँ तक पहुंचा देना। उसके बाद जो है वहाँ पर प्राइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बाद में भी काम करता है। ठीक है, वोट ऑफ थैंक्स कमेटी भी एक होती है, वो लास्ट में पोस्ट टूर्नामेंट काम करती है। पोस्ट टूर्नामेंट में जो है आपका ट्रांसपोर्टेशन है, और कोई ऐसा कमेटी पोस्ट में कोई ज़्यादा कमेटी नहीं होती, क्योंकि ख़त्म हो गया तो फिर जो है अपना जो आपके इनविटेशन कमेटी है, उसके बाद एक और कमेटी है तो ऑफिशिएटिंग कमेटी, वो लास्ट में भी बाद में भी लोगों से ऑफिशियल मेल पे बात करती है अगर कोई डिस्प्यूट हुआ है कुछ हुआ तो, लेकिन उसका उतना ज़्यादा वर्णन किसी बुक में नहीं है। तो प्री ड्यूरिंग पोस्ट के अधिकतर पूछता है कि डिफरेंट 5 कमिटीज 10 कमिटी, तो आपको सबको मिला के लिखना है। और अगर प्री ड्यूरिंग पोस्ट पूछता है तो दो तीन कमेटी ही पूछेगा कि मेंशन है 3 कमेटी 4 कमेटी, तो उतना आप आराम से अपना दिमाग लगा के कर लीजिए। टूर्नामेंट खत्म हो गया तो क्या क्या है, शुरू में क्या क्या कर रहे थे, ड्यूरिंग टूर्नामेंट में क्या क्या हो रहा है। फिक्चर एंड प्रोसीजर। अब आगे मेन चीज पे, जिससे कि 5 मार्क्स क्वेश्चन तो पूछ ही देता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली मिला के, क्योंकि कुछ ना कुछ क्वेश्चन रहता है ऑब्जेक्टिव में, इससे रिलेटेड रहेगा ही रहेगा। तो इसको थोड़ा शांत मन से सुनिए। फिक्चर पहले क्या है कि मैच कैसे कराना है, इसमें नॉकआउट बाय एंड सेडिंग। अब जो है नॉकआउट समझाने के लिए आपको, अब यहां पर ठीक से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है नव्य, एक मिनट ये तो आप जो है देखते ना, खैर बताइए, तो ये दिख रहा है ठीक से? हाँ दिख रहा है। तो ठीक है, कोशिश करते, फिर आप जहां नहीं भी दिख रहा होगा तो मेरी बात सुनते रहेगा तो समझ में आ जाएगा। तो इसको मैं ऊपर से मिटाता हूं, असल में इसको मिटता भी जल्दी नहीं इससे। तब तक मैं बोलते तो सुनते रहिए। फिक्चर जो है, नॉकआउट जो टूर्नामेंट है, नॉकआउट टूर्नामेंट्स में टीमें एक बार हारती हैं तो बाहर हो जाती हैं, यानी नॉकआउट टूर्नामेंट को एलिमिनेशन टूर्नामेंट भी कहा जाता है। तो एक ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया आपका कि नॉकआउट टूर्नामेंट को एलिमिनेशन टूर्नामेंट भी कहा जाता है। ठीक है, नॉकआउट टूर्नामेंट में नंबर ऑफ मैच कितने होते हैं, तो n-1, जितने नंबर ऑफ टीम है, जितने का भी सवाल दिया हुआ है, if there are 18 teams how many matches will be there, तो वहां पर n-1 ये होगा। ठीक है, तो अब नॉकआउट को ठीक से समझ लीजिए। वैसे हाउ टू ड्रॉ ए फिक्चर करके एक वीडियो मैंने पहले बनाया हुआ है, तो उसको अगर आप लोग देख लीजिए ऐसे भी क्लियर हो जाएगा। लेकिन फिलहाल देखिए, आपका सवाल दिया रहेगा जब भी, तो वहां दिया रहेगा कि नंबर ऑफ टीम्स n = नंबर ऑफ टीम्स। मान लीजिए नंबर ऑफ टीम्स आपका 12 है,
ठीक है। अब सवाल दे दिया नंबर ऑफ टीम 12 से और फिक्सचर बनाना है आपको। तो फिक्सचर बनाना तो सबसे पहले आपको क्या लिखना होगा, नंबर ऑफ टीम्स इन अपर हाफ। अपर हाफ तो जैसे अगर ये n यानी कि नंबर ऑफ टीम अगर इवन है तो n/2 होगा अपर हाफ लोअर हाफ दोनों में। लेकिन अगर ऑड है, चलिए हम ऑड कर देते हैं ताकि आपको ज्यादा अच्छा समझ में आए। 13 तो अपर हाफ में है तो ऊपर एक ज्यादा होगा तो उसको लिखना n+1/2 यानी 13 + 1/2 यानी 14/2 यानी 7। अब नंबर ऑफ टीम्स इन लोअर हाफ, ऑब्वियस है कि ऊपर अगर n+1/2 है तो नीचे n-1/2 होगा। दोनों +1 किया तो टीम से ज्यादा हो जाएगा, तो n-1/2 यानी 13 - 1/2 यानी 6। अब देखिए अगर ठीक से नहीं भी दिख रहा है तो बता रहा हूं 13 अगर टीम है तो ऊपर एक ज्यादा तो n+1/2 यानी कि 13 + 1/2 यानी 14/2 यानी 7 टीम्स। नीचे का लिखना, आप बोले सर ये क्यों लिखना है, क्योंकि ये सब में नंबर मिलता है इसलिए लिखना है। ये सब लिखने से क्लैरिटी आती है कि आपको मालूम है, और आपको मालूम है तो उसके हिसाब से ही नंबर दिया जाता है। जो चेक करते हैं 80-90% लोगों को, मैं 100% नहीं बोलूंगा लेकिन अधिकतर 80-90% लोगों को तो सारा क्वेश्चन का आंसर पहले से डिस्कस है, सब कुछ मालूम है। तो आप उन पर तो छोड़ नहीं सकते कि आपको तो सर सब कुछ मालूम है, तो आपको बताना है कि मुझे मालूम है। तो परीक्षा देने का मतलब मेन ये है ना कि आपको बताना है कि आपको मालूम है। तो n नंबर ऑफ टीम्स इन अपर हाफ n+1/2, नंबर ऑफ टीम इन लोअर हाफ n-1/2। यहां तक क्लियर हो गया। अब क्या है कि देखिए इसको समझने की कोशिश कीजिए, बहुत बच्चे नहीं समझ पाते हैं लेकिन मुझे लगता है कि आप लोग 12 में हैं, अधिकतर लोग समझ जाएंगे। जहां पावर ऑफ 2 है, ये किस टूर्नामेंट की बात कर रहा हूं, जो नॉकआउट है, जहां पहला मैच हारते ही बाहर हो जाते हैं। पूछ देगा अगर व्हाट इज नॉकआउट टूर्नामेंट, तो नॉकआउट टूर्नामेंट इज सच काइंड ऑफ टूर्नामेंट वेयर ए टीम वंस डिफीटेड गेट्स एलिमिनेटेड। फिर से सुन लो, knockout tournament is such tournament where a team once defeated gets eliminated। जो एक बार हारते ही बाहर, नॉक आउट, खटखटाए बाहर, खटखटाए दरवाजा खुला तो आप अंदर घुसे, नहीं खुला आप बाहर ही रह गए, यानी कि जीते तो आगे पहुंचे, नहीं जीते तो बाहर हो गए। तो ये टूर्नामेंट की बात कर रहे हैं। तो इसमें अगर 2 टीमें हैं तो फाइनल खेल ली, 4 टीम है 2 × 2 4 है तो सेमीफाइनल खेल ली, 2 × 2 × 2 यानी 8 टीम्स है क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल खेल ली, 2 × 2 × 2 × 2 है, 2 के पावर में है अगर 16 है तो भी प्री क्वार्टर, क्वार्टर, सेमीफाइनल ऐसे खेल ली। 32 है 2 × 2 × 2 × 32 है तो भी खेल लेगी, 64 है तो भी। लेकिन पावर ऑफ 2 में नहीं है तो उसको खिलाने के लिए, व्यवस्था करने के लिए एक टर्म होता है, जिसकी एक सिस्टम है जिसके अनुसार हम कुछ टीमों को फर्स्ट राउंड में लॉटरी के द्वारा या फिर जो अच्छी टीमें हैं उसको खुद से, उसको जो अच्छी टीमों को अलग अलग रखते हैं, हम लोग अच्छी टीमों को अलग अलग हाथ में रखते हैं ताकि वो पहले ना भिड़ जाए। जो हमको पता है, जो टूर्नामेंट रेगुलर हो रहा है, जिसको मालूम है कि ये टीम में थोड़ी अच्छी है, इसका रैंकिंग अच्छा है, तो उसको अलग अलग जगह पे हम लोग रखते हैं, तो उसको कहते हैं सीडिंग। तो सीडिंग क्या है, ये भी क्वेश्चन आएगा। तो सीडिंग इज द प्रोसेस टू कीपिंग द गुड टीम्स इन सेपरेट हाफ्स so that they will not meet before semi-final, बिफोर सेमीफाइनल और फाइनल। जैसे 2 टीम है तो ऊपर नीचे कर देंगे ताकि फाइनल से पहले ना भिड़े। 4 टीम है बहुत अच्छी जो पिछले बार की सेमीफाइनलिस्ट रही हैं तो उनको 4 जगह कर देंगे, अपर हाफ का सबसे ऊपर, अपर हाफ का सबसे नीचे, लोअर हाफ का सबसे ऊपर, लोअर हाफ का सबसे नीचे, 4 जगह कर देंगे ताकि सेमीफाइनल से पहले ना भिड़े। कैसे, तो अभी हम यहाँ दिखा रहे हैं। तो अब 13 टीम्स है तो बाई होगा। तो बाई का फॉर्मूला क्या है, तो व्हाट इज बाई, तो बाई द सिस्टम वेयर सम टीम्स आर फ्री नॉट टू प्ले इन फर्स्ट राउंड। तो फर्स्ट राउंड के मैचेज क्या होते हैं और कैसे होता है देख लीजिए। तो पहले बाई देखिए, बाई का फॉर्मूला है नेक्स्ट पावर ऑफ 2, नेक्स्ट पावर ऑफ 2 just greater than number of team, just greater than number of teams minus number of teams।
यानी 13 का नेक्स्ट पावर ऑफ 2 क्या होगा? 13 का नेक्स्ट पावर ऑफ 2, जस्ट नेक्स्ट 2, 2 पर पावर 2 4, 4 पर पावर 3 8, 4 पर पावर 4 16। तो 16 इससे जस्ट आ गया, क्योंकि उसके आगे 32 हो जाएगा, वो नहीं जाना है। जस्ट ग्रेटर देन नंबर ऑफ टीम, नेक्स्ट पावर ऑफ 2 जस्ट ग्रेटर देन नंबर ऑफ टीम माइनस नंबर ऑफ टीम, मीन्स 16 माइनस 13 इक्वल टू 3 बाई। देखिए मैं इसलिए बता रहा हूं ऑड वाला, क्योंकि ऑड वाला थोड़ा सा अलग होता है। इवन वाला तो सब चीज आसान होगा। नंबर ऑफ टीम n-2, नंबर ऑफ बाई भी nb/2, नंबर ऑफ बाई को nb से हम लोग डिनोट करेंगे, तो nb/2। तो लेकिन यहां अगर ऑड में आ गया तो इसको थोड़ा सा याद रखना है, बच्चे भूल जाते बार बार, कि जिस साइड टीम ज्यादा है उधर बाई कम, जिस तरह टीम कम है उधर बाई ज्यादा। जैसे कि इसको संविधान की तरह याद रखिए कि इधर लोग कम है, माइनॉरिटी में है, उनको प्रेफरेंस ज़्यादा, और जो लोग ज़्यादा हैं उनको प्रेफरेंस कम। जो लोग पहले से थोड़े बड़े हैं, बड़ा नंबर, बड़ी जाति के लोग, बड़े लोग, तो ये लोग को फिर प्रेफरेंस कम, जो छोटे हैं उनको प्रेफरेंस ज़्यादा। ये संविधान का रूल। अब कितना सही गलत है ये अलग मैटर है। तो नंबर ऑफ टीम 16 माइनस 30 3 बाइज। Number of byes in upper half, NB -1/2, यानी कि ऊपर में +1 था, n+1, यहाँ NB -1 हो जाएगा, यानी 3 - 1/2 means 2/2 is equal to 1. Number of byes in lower half, NB +1/2 is equal to 3 + 1/2 is equal to 2 byes. 1 by या 2 by? मुझे नहीं लगता यहां तक कोई दिक्कत आप लोगों को होगी। नंबर ऑफ बाई यानी कि उल्टा हो गया कि कोई भी टीम है 14 है तो 2 बाई हो जाएगा, एक नीचे एक ऊपर। अब बाई कैसे देना है ये तो जरूर समझ लीजिए कि सबसे पहले यहां तक बनाने के बाद करना क्या है। यहां बनाने में जितना भी आपका टीम है, नंबर ऑफ टीम 19 है, 32 है, कितना भी टीम है, उसको ऐसे लाइन से लिख लीजिएगा। कैसे? तो एक के नीचे दूसरा 1, उसके नीचे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब देखिए नंबर ऑफ टीम इन अपर हाफ कहाँ है? 7। तो 7 के जस्ट नीचे एक लाइन खींच दीजिए, यहां लिख दीजिए UH यानी अपर हाफ, यहां नीचे लिख दीजिए LH यानी लोअर हाफ। यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। पहले 13 जैसे ठीक से नहीं दिख रहा हो तो याद रखिए 13 टीमों को एक के नीचे एक लिख दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13। 7 पे एक लाइन खींच दीजिए, ऊपर वाला अपर हाफ, नीचे वाला लोअर हाफ। अब नीचे वाला जो है 13, इसको सबसे पहला बाई दिया था। अगर एक बाई भी है तो सबसे पहला बाई सबसे नीचे। यहां कितना बाई है? 3 बाई है। दूसरा बाई सबसे ऊपर होता है, तो ऐसे भी ऊपर हाफ पे एक ही बाई है, वो यहां खत्म हो गया। पहला नंबर के आगे लिख दीजिए बाई, या बी लिख दीजिए तो भी चलेगा, B2 यानी दूसरा बाई। तीसरा बाई होता है नीचे का सबसे ऊपर, B3। और अगर 12 टीम होता और 4 बाई होता, क्योंकि 16 - 12 4 बाई होता, तो चौथा बाई होता है कि अपर हाफ का सबसे नीचे। अब इसको याद रखिएगा, बाई का सीक्वेंस 2-3 बार मैं बोल रहा हूं ताकि कोई भी और सवाल हो तो आप कर सके। जिसको देखिए फिर भी कुछ समझ में नहीं आएगा, कोई दिक्कत होगी तो आप आराम से मुझे जो है वहाँ मेरे YouTube चैनल में नीचे लिख सकते हैं कि इतना टीम का कैसे बनेगा, क्या होगा। तो मैं आपको वहाँ पर दे दूंगा फिर अपना व्हाट्सएप नंबर, आप या अपना व्हाट्सएप नंबर दीजिएगा, मैं वहाँ जाकर आपको बता दूंगा कि कैसे क्या होगा, क्या दिक्कत है। लेकिन फिलहाल कोशिश कीजिए यहाँ समझने की। कितना भी बाई हो, सबसे पहला बाई सबसे नीचे, यानी इसको ऐसे याद रखते हैं, लोअर मोस्ट टीम ऑफ लोअर हाफ, LL से शुरू करते हैं, LL लोअर से, नीचे वालों के लिए प्रेफरेंस हमेशा।
तो पहला बाई लोअर मोस्ट टीम ऑफ लोअर हाफ, लेकिन दूसरा ही में सबसे ऊपर चल जाते हैं यहाँ, अपर मोस्ट टीम ऑफ अपर हाफ, लोअर मोस्ट टीम ऑफ लोअर हाफ, देन अपर मोस्ट टीम ऑफ अपर हाफ, तब तीसरा में फिर अपर मोस्ट ऑफ लोअर हाफ, और चौथा में लोअर मोस्ट ऑफ अपर हाफ। ये चलते रहता है। फिर से सुन लीजिए, सबसे नीचे, नीचे का सबसे नीचे, ऊपर का सबसे ऊपर, फिर नीचे का सबसे ऊपर, फिर ऊपर का सबसे नीचे। अब बोले सर अगर पांचवा होता तो B1 के जस्ट ऊपर आता है, छठा होता तो B2 के जस्ट नीचे आता है, सातवां होता तो B3 के जस्ट नीचे आता, आठवां होता तो 7 दिए थे उसके ऊपर आता। इसी सीक्वेंस में बाई चलते रहता है। तो इसको थोड़ा सा आप ठीक ढंग से समझ लीजिएगा। तो और जब ये बैठा लीजिएगा ना तो आपको बनाना आसान है। ऊपर या नीचे से जो बाई नहीं है उसको आपस में ऐसे बॉक्स बना के खिला देना है कि ये दोनों खेल रहा है, ये दोनों खेल रहा है, ये दोनों खेल रहा है, अब ये दोनों खेल रहा है, ये दोनों खेल रहा है। अब इसके बाद का नियम समझिए। हो सकता है कि एक ही बार वो दिमाग में ना घुसे तो 2-3 बार वीडियो देख लीजिएगा डाउनलोड करके। जब ये बॉक्स बन जाता है तो आपको ये देखना है कि बॉक्स अगर बाई जोड़े में है तो सेकंड राउंड, इसको राउंड 1 कहते हैं, जो आपका बाई के अलावा खेलता है वो राउंड 1 है। ये R1 है, यानी राउंड 1 है, पहला राउंड का मैच है सब। कभी कभी पूछ देता है कि 13 टीम है तो पहले राउंड में कितना मैच होगा, तो आपको मन ही मन घुमा लेना है कि 13 मतलब तो 3 तो नहीं खेलेगा, यानी बचा 10, तो 10 टीम बचा तो दो करके जोड़ा में खेलेगा, यानी 5 ही मैच होगा, क्योंकि 10 टीम है तो 5 मैच खेलेगा, 5 बाहर हो जाएगा। तो ये 5 पहला राउंड में 5 मैच। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ सैंपल पेपर में CBSE का, वो भी है कि अगर इतनी टीमें हैं तो फर्स्ट राउंड में कितना मैच है, वो पूछा हुआ है। सेकंड राउंड का मैच भी पूछ सकता है, तो आपको मन में उसको हल कर लेना है कि 10 टीमें खेलेंगी तो 5 बचेंगे और 3 को बाय यानी 8 बचेगा, तो 8 बचेगा तो 4 मैच होगा। अब देख लीजिए यहां सेकंड राउंड का मैच। अब इसमें क्या है ना कि जो बाई अकेला छूटा हुआ है वो अपने नीचे, या बाई अकेला छूटा तो वो अपने ऊपर से खेलेगा, और अगर बाई जोड़े में तो आपस में खेलेगा। तो यहाँ बाई अकेला छूटा हुआ है तो ये आपस में खेलेगा राउंड 2, सॉरी ये राउंड इसके साथ खेलेगा, नीचे वाले साथ खेलेगा, और ये दोनों राउंड 1 वाले जोड़े में है तो ये दोनों यहाँ खेलेंगे राउंड 2। इसको राउंड 2 भी कह सकते हैं आप और क्वार्टर फाइनल भी कह सकते हैं। क्वार्टर फाइनल भी लिख सकते हैं और राउंड 2 भी लिख सकते हैं, जो आपको मन है। क्वार्टर फाइनल की राउंड 2 है, दूसरा राउंड है। यहाँ जहां ज्यादा टीम होगी वहां क्वार्टर फाइनल बहुत देर से आएगा। यहां से सेमीफाइनल शुरू, और यहां फाइनल। ये आपका है, ये दिख रहा है 90, ये पूरा दिख रहा है, ठीक है। ये आपका पूरा ये स्ट्रक्चर है। अब इसमें देखिए, अगर मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया कि 4 टीम्स आर सीडेड, तो आपको कुछ नहीं करना है। याद रखिएगा सीडेड को बाई से मतलब नहीं है, लेकिन सीडेड रहता कहाँ है, तो सबसे नीचे सबसे ऊपर, नीचे का सबसे ऊपर, ऊपर का सबसे नीचे, जहां बाई चारों सीक्वेंस तो वही रहता है। अगर यहाँ सीडेड रहता तो इसी के बगल में केवल S1 लिख देना है, यहाँ B2 के बगल में S2 लिख देना है, B3 के बगल में S3 लिख देना है, और यहाँ B4 नहीं भी है तो चूंकि सिस्टम में कहा जाता है कि ऊपर का सबसे नीचे, तो S4 लिख देना, S3 और यहाँ S4। अब इसका मतलब क्या है, देखिए जो आप दिमाग से देखिए उसमें क्या है ना कि कहीं आपको अगर लग रहा है S3 S4 कहाँ लिखे हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए, बड़ा कर लीजिए, देख लीजिए। तो S1 S2 S3 और S4 वहां दे देना। अगर सीडिंग पूछा तो, नहीं पूछा तो कोई बात नहीं, जनरली नहीं पूछता है। स्पेशली सीडेड जो है वो शायद सिलेबस में नहीं है, तो ये अच्छी बात है, क्योंकि उसके लिए पूरा सिस्टम ही अलग हो जाता है, और मैं बताऊंगा भी नहीं क्योंकि थोड़ा सा कठिन है। और किसी को जानने की इच्छा होगी, कोई आगे PE लेके पढ़ना चाहते हैं तो वो हमसे कंसल्ट कर सकते हैं, फिर उनको हम लोग बता देंगे। नेक्स्ट, अब यहां तक समझ में आ गया, सीडिंग भी समझ में आ गया और ये समझ में आ गया। तो इसके बाद है लीग टूर्नामेंट। तो एक बार और मेहनत करके मुझे मिटाना होगा, और तब तक मैं बोलते जो रहूंगा वो सुनते रहेगा, तो आपका सिलेबस आगे कंप्लीट होते रहेगा। तो यहां तक क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, तो पहले पूछ सकता है कि
नंबर ऑफ बाई कैसे निकालना है, तो आपको याद रखिएगा नेक्स्ट पावर ऑफ 2 माइनस नेक्स्ट पावर ऑफ 2 जस्ट ग्रेटर देन नंबर ऑफ टीम माइनस नंबर ऑफ टीम, ऐसे निकालना है। आपसे पूछ सकता है कि नंबर ऑफ मैच इन नॉकआउट, तो नंबर ऑफ टीम -1, जैसे अभी 13 टीम का बनाया तो 12 मैच होगा। आप अगर साथ साथ कर रहे होंगे तो अगर कॉपी में देखिएगा तो आपका 12 मैच आएगा। ठीक है, थोड़ा यहां पर अब आएंगे हम लोग लीग में। लीग जैसे नॉकआउट राउंड को और क्या कहा जाता है, तो एलिमिनेशन कहा जाता है, वो याद रखिएगा। ठीक है, ये सब नॉकआउट का क्वेश्चन हो गया। नॉकआउट का बाई का अपर लोअर हाफ अगर है पूछ देगा, तो अगर ऑड है तो NB +1/2 नीचे, NB -1/2 ऊपर, और अगर टीम पूछ देगा तो N +1/2 ऊपर, N -1/2 नीचे। कहाँ? जब ऑड है, इवन है सब बराबर, बाई भी ऊपर नीचे बराबर, टीम भी ऊपर नीचे बराबर, सब बराबर। ठीक है, अब हम लोग आते हैं लीग पे। लीग टूर्नामेंट में अगर नंबर ऑफ टीम पूछ दिया, नंबर ऑफ मैच, क्योंकि नंबर ऑफ टीम तो हमेशा क्वेश्चन में होगा, तो नंबर ऑफ मैच पूछ दिया तो उसका फॉर्मूला है N × N - 1/2। जैसे लीग जब भी पूछेगा बहुत ज्यादा लंबा नहीं पूछेगा, मैक्सिमम 9 पूछा है आज तक, तो 9 टीम्स ऑड है। इसमें 2 मेथड आपके सिलेबस में है, स्टेयरकेस मेथड और साइक्लिक मेथड। स्टेयरकेस मेथड पूछता जल्दी नहीं है, पूछ दिया यानी कि आपको नंबर देना चाह रहा है फ्री में, तो स्टेयरकेस मेथड पहले सिखा दे रहा हूं मैं। तो सबसे पहले तो नंबर ऑफ मैच देखिए, मान लीजिए N = या नंबर ऑफ टीम = 5 लेके चलते हैं, जल्दी जल्दी में समझने के लिए। 5 समझ गए तो 6, 7, 8, 9, चलिए हम 2 सिखाते हैं, 5 भी और इस साइड 6 भी। एक इवन एक ऑड, क्योंकि थोड़ा सा फॉर्मूला अलग ढंग का होता है, इसलिए एक इवन एक ऑड। अब यहां N दिया हुआ है, आपको निकाला नंबर ऑफ मैच, यहां भी नंबर ऑफ मैच। N × N - 1/2 यानी 5 × 4/2 यानी 10। यहां 10 मैचेज होंगे। यहां पर 6 के अनुसार फिर वही फॉर्मूला N × N - 1/2 = 6 × 5/2 यानी कि 15 मैचेज। ठीक है, ये आपको पूछ सकता है, ये आप आराम से निकाल लीजिएगा। 8 है तो 8 × 7 कर लीजिएगा, 8 7 या 56/2 या 28 मैच। तो 9 है तो 9 8 या 72 - 2 36 मैच। ये आप आराम से निकाल लीजिएगा नंबर ऑफ मैच। अब यहां के बाद स्टेयरकेस मेथड गलती से भी दे दिया तो आपको कुछ नहीं करना है, एक लाइन में लिखिए 1 के नीचे 2, 2 के नीचे 3, 3 के नीचे 4, 4 के नीचे 5। बगल में आइए, यहां पर 1 2 3 4 5, यहां पर फिर एक मिनट, हाँ इसको अगर करेंगे, यहां एक नीचे आ जाइएगा तो 1 2 3 4, उसके बाद यहां पर 2 3 4, यहां पर 4 5। ये सीक्वेंस में कर दीजिएगा, 1 2 1 3 1 4 1 5। एक नीचे आइएगा, अब 1 2 तो खेल लिया है, 2 और 1 भी खेल लिया है, तो 2 3 2 4 2 5। यहां पर 2 3 यानी 3 2 भी खेल लिया, तो 3 4 3 5, और यहां पर 4 5। अब इसको जो है आप चाहे तो सीढ़ी बना दीजिए, सीढ़ी बना दिए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि स्टेयरकेस नाम ही है।
ये सीढ़ी बन गई, इसलिए इसका नाम है स्टेयरकेस। अब 6 है तो सेम वही 1 को पहले सबसे खिला लीजिए, 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, एक सीढ़ी बन गया यहां। यहां पर 2 3 2 4 2 5 2 6, ये सीढ़ी क्लोज। थ्री 4 3 5 3 6, एक सीढ़ी और क्लोज। 4 5 4 6, एक सीढ़ी और क्लोज। और यहां पर 5 6, ये स्टेयरकेस मेथड है। तो हमको लगता है कितना भी टीम पूछेगा तो लगता है कि आराम से आप बना लेंगे। 9 पूछा तो 1 2 1 3 4 9 तक, लेकिन ये साइंटिफिक मेथड नहीं है, क्योंकि अगर लीग मैच में 1 को 2 से, फिर 1 को 3 से, 1 को 4 से खिलाया तो 1 तो बेचारा खत्म ही हो जाएगा। ये सिर्फ मैच को जताने के लिए। देखिए नंबर ऑफ मैच यहाँ कितना था, 10। यहाँ नंबर ऑफ मैच कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ नंबर ऑफ मैच कितना, 15 था। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये नंबर ऑफ मैच मिलाने के लिए और इसके लिए ठीक है, लेकिन ये साइंटिफिक नहीं है। अब साइंटिफिक क्या है, देखिए जब ऑड नंबर रहेगा ना, तो जितना नंबर ऑफ टीम है उतना ही नंबर ऑफ राउंड के हिसाब से साइक्लिक टूर्नामेंट, ये है स्टेयरकेस, इसको लिख दे रहा हूं मैं, ये है स्टेयरकेस मेथड, स्टेयरकेस मेथड। अब यहां देखिए साइक्लिक मेथड। अब इसको 2-3 बार मैं बोल दे रहा हूं तक याद रहे। साइक्लिक मेथड में राउंड में मैचेज होते हैं, सबको सबसे एक ही बार खेलना है, लेकिन राउंड में डाला जाता है ताकि साइंटिफिक थोड़ा हो जाए और सब कोई को गैप मिले मैच के लिए, और उसी ढंग से हम लोग मैच कराते हैं। सीबीएसई में मैं बहुत बार नेशनल में भी ऑब्जर्वर और टेक्निकल डेलीगेट बन के गया हूं, तो वहां भी जो है हम लोग इसी ढंग से कराते हैं, सीबीएसई नेशनल तक भी। तो साइक्लिक मेथड में बेसिकली किस तरह होता है, तो राउंड 5 है, तो जब ऑड होगा तो नंबर ऑफ मैच एंड नंबर राउंड बराबर रहेगा, और जब इवन होगा तो एक कम हो जाएगा। तो 6 है तो भी 5 होगा, 6 है तो भी 5 होगा, और 5 है तो भी 5 ही होगा। तो यहां सबसे पहले लिख दीजिए राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4, राउंड 5, यहां भी लिख देते हैं। चलिए राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4, राउंड 5। अब देखिए जहां पर आपका ऑड टीम है ना, वहां पर राइट साइड में ऊपर बाई कॉमन होगा, और जहां इवन है वहां राइट साइड ऊपर 1 कॉमन होगा। बस इतना याद रखिए, बाकी आप आराम समझ जाएंगे। तो राइट साइड में ऊपर आपने बी कॉमन कर दिया, गोल कर दीजिए बी कॉमन करके, क्योंकि साइकिल का बीच वाला क्या होता है, एक बैरिंग होता है और गोल होता है, उसी के 4 चक्का घूमता है, तो साइक्लिक मेथड है। बी करके गोल कर दीजिए। इधर 1 को गोल कर दिए राइट साइड में। अब आपको कितना लिखना, 5। तो यहां बी के नीचे 1, सॉरी पहला राउंड से लिखना शुरू कीजिएगा, 1 2 3 4 5, यानी पहला राउंड में 5 को बाई मिला है, 5 नहीं खिलेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ऐसा किताब में ऐसे दिया हुआ नहीं रहता, मैं ऐसे कर दे रहा हूं। इसका मतलब 5 नहीं खेलेगा, 4 का 1 से मैच होगा, 3 का 2, यानी जो जो बगल बगल में लिखा रहेगा उसका आपस में मैच हो रहा है। अब ये 1 2 3 4 का यहाँ पर आपको फिक्चर बना है इसी तरह, लेकिन जो टूर्नामेंट कराते हैं हम लोग 1 2 3 4 5 लिख के फिर लॉटरी निकलता है कि 1 में कौन सा टीम डाला जाएगा, 2 में कौन सा नंबर टीम डाला जाएगा, तो उसका वही टीम का नाम हो जाता है। और फिलहाल आपको केवल 1 2 3 4 लिखना है एग्जाम में भी, क्योंकि वहां नाम नहीं दिया रहेगा। अगर नाम गलती से दे दिया कि
मुंबई इंडियंस, कलकत्ता नाइट राइडर्स और इसमें फलाना फलाना में मैच कराना है, चेन्नई सुपर किंग में मैच कराना है, तब फिर आप उसको इसके बदले वही नाम लिखना पड़ेगा और नाम को घुमाना पड़ेगा। किसी को भी पांचवा मानना पड़ेगा, किसी को चौथा मानना पड़ेगा, किसी को तीसरा मानना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल ऐसा कभी पूछता है नहीं। तो अब ये साइक्लिक मेथड में क्या होगा ना, 5B बाई को फान के नीचे आ जाएगा। तो यहाँ 5 आया, तो 5 जैसे ही नीचे आया तो 1 खसक के और नीचे चल गया। 2 खसक के नीचे जाने का जगह नहीं, क्योंकि 3 3 6 ही का बनाना है, तो 2 खसक के इधर आ जाएगा। 3 4, अब यहां पर 4 कूद के आ जाएगा। 4 जब कूद के आ जाएगा तो इसके नीचे 5 चल जाएगा। इसके बाद 1 2 3, अब 3 यहां आ जाएगा। 3 आ गया, 4 5 यहां आ गया, 1 2, अब यहां 2 कूद के आ जाएगा, तो 2, ठीक है, 3 4 5 1। अब हर एक राउंड में एक एक आदमी नहीं खेल रहा, मतलब वो मैच नहीं हो रहा है, उसको रेस्ट मिल रहा है हर एक राउंड में। तो हर एक राउंड में एक एक को रेस्ट मिल गया। हर एक राउंड में मैच कितना हुआ, तो 2-2 हुआ। तो पांचों राउंड में 2-2 मैच हुआ, तो कितना मैच हुआ, 10 मैच भी हो गया और हर किसी को थोड़ा गैप भी मिल गया। देख लीजिए 4 और 1 खेला तो यहाँ पर 1 है और 4 तो पूरा हट ही गया। यहाँ पर 2-1 खेला तो इसको थोड़ा गैप मिल गया। तो उस तरह से करके सबका कुछ ना कुछ गैप मिलते जाता है और मैचेस जो है आसानी से हो जाते हैं। ठीक है, तो आपका इस तरह से ये चलता है मामला। यहाँ कहीं कहीं पर ऐसा होगा कि थोड़ा मैच को नजदीक हो जाता है, लेकिन वहां पर थोड़ा रेस्ट देके और उसी तरह से जैसे 2-1 यहाँ आया तो 1 और 2 को कहीं ना कहीं तो खेलना है फिर, लेकिन थोड़ा गैप जरूर हो जाता है, खासकर जब इवन टीम्स हो। क्योंकि ऑड में क्या है, किसी को बाई मिल गया इसलिए हो सकता है दूसरे को थोड़ा सा जल्दी हो जाए मैच, लेकिन फिर भी तीसरा को बाई मिला ना, तो बाई वाला भी टीम ग्राउंड में पहुंचता है, उसका बाई अनाउंस होता है, तो उतना तो कम से कम दूसरे को गैप मिल ही जाता है। अब जब 1 कॉमन मान लेते हैं तो सबसे पहले 1 2 3 4 5 6। अब यहां जिस तरह बाई के में कूद के नीचे आ रहा था, यहां 1 के नीचे कूद जाएगा, तो 6 2 3 4 5, यहां 5 6 2 3 4। उसके बाद यानी हर बार 1 तो खेल रहा है, लेकिन 2 मैच के बाद, इस 2 मैच के बाद खेल रहा है, इस 2 मैच के बाद खेल रहा है। 1 4 5 6 2 3। अब इसमें कभी कभी क्या होता है, 1 दोबारा डाल देता है आदमी, 6 1 2, तो वहां गड़बड़ा जाता है। तो याद रखिएगा कि 2 से स्टार्ट करना है, क्योंकि 1 जो है यहां पर कॉमन मिल गया हुआ है। 3 4 5 6 2। अब मैं साइड हट जा रहा हूं, आप एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका पूरा ले सकते हैं, ताकि जो है आपको पता चल जाए कि कैसे कैसे क्या हुआ है पूरा चीज, स्टेयरकेस का भी इसका भी। तो ये लीग टूर्नामेंट को राउंड रॉबिन भी टूर्नामेंट कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा जिस तरह से कि, और इसको बर्जर सिस्टम भी बोलते हैं, बर्जर सिस्टम, क्योंकि बर्जर नाम के एक जो है स्पेशलिस्ट थे जिन्होंने इसको बनाया था, जो इसलिए इसका नाम बर्जर सिस्टम भी है। बर्जर सिस्टम, राउंड रॉबिन। राउंड रॉबिन क्यों? राउंड रॉबिन मतलब होता है एक ये टर्म है, इसमें लोग ग्राउंड बैठते हैं और सभी सबके प्लेट्स को टच करते हैं, मतलब सभी प्लेट्स जो है शेयर करते हैं, तो उसमें सबका सबसे होता है इंटरेक्शन। तो जब एक टीम का सबसे इंटरेक्शन होता है तो वही लीग टूर्नामेंट है। तो लीग टूर्नामेंट को राउंड रॉबिन ही बोलते हैं, बर्जर सिस्टम बोलते हैं। याद रखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके इसमें आ सकता है, नंबर ऑफ राउंड्स आ सकता है, नंबर ऑफ मैच आ सकता है। ये सब किस में आता है, तो आपका साइड में आता है। नंबर ऑफ बाई पूछता है अधिकतर, तो ये सारा कुछ आपका ऑब्जेक्टिव टाइप में आता है, तो इसको थोड़ा याद रखिएगा। और मुझे लगता है कि ये चैप्टर आप कर लीजिएगा और अच्छे से कर लीजिएगा। तो इसी आशा और विश्वास के साथ आप लोग को एग्जाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम मेहनत करते रहिए, क्योंकि मेहनत करने वाले ही कामयाब होते हैं। धन्यवाद।